दयानंद सरस्वती की आज जयंती है, वही इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो ऐसा भी उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, जहां आज उनकी जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। तो वही उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उनको नमन करते हुए लिखा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो बता दें आपको कि आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको नमन किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। साथ ही आर्य समाज के संस्थापक, महान सन्यासी, चिंतक, समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर जहां सीएम मनोहर लाल ने उनको नमन किया, तो वही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि आर्य समाज के संस्थापक, महान सन्यासी, चिंतक, समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। में शिक्षा, आध्यात्मिक और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है कलायत से, जहां किसान मजदूर महापंचायत का आज आयोजन किया गया। वही अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। वह इस मौके पर कई बड़े किसान नेता भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कलायत से, जहां किसान मजदूर आज महापंचायत करेंगे। वही आपको बता दें कि अनाज मंडी में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो इस मौके पर कई बड़े किसान नेता भी महापंचायत में शामिल होंगे। किसान 2 महीने पहले किसान आंदोलन से उठ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, जिसको लेकर के किसान लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में आज किसान कलायत में अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि इस महापंचायत को तो वही अगली बड़ी खबर आ रही है लोहारू से, जहां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वही राजकीय कन्या महाविद्यालय में इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भी जहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वो ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी लोहारू से, जहां आज वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई गांवों का दौरा भी करेंगे कृषि मंत्री, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो कई गांवों का दौरा भी करेंगे, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी लोहारू से, जहां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। तो मैं आपको बता दें कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल जहां आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो कई गांवों का दौरा भी करेंगे, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी लोहारू से, जहां आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री कई गांवों का दौरा भी करेंगे, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आज आयोजन किया जाएगा। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का दौरा भी करेंगे, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।
तो बड़ी और अहम जानकारी लोहारू से, जहां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का दौरा भी करेंगे, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ लोहारू से संवाददाता महासिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस वक्त कृषि मंत्री वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। देखिए, कृषि मंत्री के दौरे शुरू हो चुके हैं और गांव में चौपाल लगा करके, जनता दरबार लगा कर लोगों की शिकायतें सुनने, उनको मौके पर निवारण किया जा रहा है। अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कृषि मंत्री आज जनसंपर्क अलावा बच्चेबाग राजकीय महाविद्यालय के पारितोषिकीकरण समारोह में भी शिरकत करेंगे। जी, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में किस चीज को लेकर के आज ये तैयारी है, मतलब कार्यक्रम किया जा रहा है? कॉलेज में मेधावी छात्रों तो पारितोषिक वितरण समारोह है और इसके अलावा गाँवों में जनसंपर्क अभियान आज तीसरे दिन जारी है कृषि मंत्री का, क्योंकि 25 से 27 फरवरी तक पशु राज्य स्तरीय पशु मेला भिवानी में लगने जा रहा है। उसके निमंत्रण जो है गाँव में पशुपालकों किसानों को दे रहे हैं और सरकार की नीतियां, जन कल्याण नीतियां बता रहे हैं किसानों को। जी महासिंह जी, कृषि मंत्री किन किन गांवों का आज दौरा करने वाले हैं और किन चीजों को लेकर के वो दौरा करने जा रहे हैं? कृषि मंत्री आज सुहासड़ा, गगरवास, बारवास और पुडलवास सहित करीब आधा दर्जन गाँव का दौरा करेंगे और जन समस्याएं सुनेंगे और मौके पर उनका समाधान के निर्देश दिए जाएंगे। जी महासिंह, किस वक्त कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया जाएगा और कब तक कृषि मंत्री वहां पहुंचेंगे? कृषि मंत्री के जो जनसंपर्क अभियान था वो सुहाड़ा गांव से शुरू हो चुका है और गांव में लोगों से मिलने शुरू हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महासिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हमने आपको बड़ी और अहम जानकारी बताई, जहां आज लोहारू में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। तो वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देश में कोरोना का कहर लगातार जारी था, तो उसी बीच अब कोरोना के मामलों में हर रोज गिरावट देखी जा रही है, जहां कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, जिसके चलते देश में एक दिन में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए, जबकि 804 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है और 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। और अगर कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है। तो देश में भी अब कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 50,000 के तकरीबन मामले सामने आए हैं। वही कोरोना के रिकवरी रेट की अगर बात करें तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है, जहां बीते 24 घंटे में 804 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। तो वहीं 50,407 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में 1,185 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है और 10 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.2% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 319 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 130, हिसार में 69, यमुनानगर में 98 और पंचकुला में भी कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके अलावा सोनीपत में 43 और करनाल में 14, पानीपत में 18 और अंबाला में 42 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अब हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जहां बीते 24 घंटे में 1,185 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 10 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं आपको बता दें कि 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.20% के पार पहुंच गया है।
वहीं उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है, वहीं हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले शराब और नकदी के होने वाले इस्तेमाल को रोका जा सके और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। साथ ही पुलिस ने यमुनानगर जिले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 14 विशेष नाके लगाए हैं। तो चुनाव को लेकर अब हरियाणा पुलिस भी मुस्तैद हो चुकी है, जहां सीमा सेकंड फेज होगा इसमें बाकी और जिलों में भी इलेक्शन है। हमारा जो सीमावर्ती जिला है, जिला यमुनानगर का, वहाँ पे 16 तारीख को चुनाव और हमारी यमुनानगर की पड़ोसी जिला होने के नाते एक बड़ी अहम जिम्मेवारी बन जाती है कि हम गाइडलाइन के अनुसार करने चाहिए, वो सब हम समय पिछले 15 दिन से दो जो है परमानेंट नाके हमारे मुख्य जो रोड है उस पर लगे हुए हैं, जिस पर 24 घंटे ड्यूटी पुलिस प्रशासन की रहती है। और आज इस जो नाके गुरुवार रात गुरुग्राम में उस वक्त पूरी तरह से दिल दहल गया जब सेक्टर 109 में बने चिंटल पैराडीसो की 6ठी मंजिल का लेंटर टूट गया और 6 मंजिलों के लेंटर एक के बाद एक कर गिर गए, जिसके कारण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। के लिए मुझे पकड़ लिया था हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चिंटल पैराडीसो में दर्दनाक हादसा। मुझे पकड़ लिया था गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसो से, जहां डी टावर में 6ठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक 6ठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई।
फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं फंसे हुए हैं। मजदूर हैं या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं, लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस बोलती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए और आनन फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेफ है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब छठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर गुरुग्राम। वहीं बाढ़रा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधायक नैना चौटाला ने उपमंडल कार्यालय भवन और बीडीपीओ कार्यालय भवन का शिलान्यास किया, साथ ही 20 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम ने बाढ़रा को करीब 125 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने 332 दिव्यांग जनों को उपकरण भी बांटे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाढ़रा रैतेली क्षेत्र है उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो भी काम पेंडिंग है उसे पूरा किया जाएगा। कुछ तो करके आए हैं दादरी में और अभी जा रहे हैं, बाढ़रा के भी हैं उपमंडल का और काफी सारे रोड्स के हैं और उद्घाटन के लिए आए। मेन तो ऑफिशियली प्रोग्राम है आज दुष्यंत का, इसलिए। और क्या योजना है बाढ़रा विकास के लिए? बाढ़रा के विकास के लिए बहुत है। हमारा तो मतलब मकसद है कि हम बाढ़रा को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं और मैं तो विधानसभा में भी बार बार बाढ़रा की आवाज़ उठाती रहती हूँ और मेरा मकसद है बाढ़रा में हम कोई ऐसा मतलब कारखाना वगैरह लेके आए जिससे लोगों को लाभ मिले, रोजगार मिले। जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा होता है तो इसका भी मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं कुछ ऐसा लेके आऊँ कि लोगों की जो फसल होती है, जैसे टमाटर है, अभी हम और सोच रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो मशरूम हो चाहे सिट्रस फूड हो, कुछ मतलब काफ़ी योजनाएं हैं बाढ़रा के लिए हमारे पास है, जो धीरे धीरे शायद मेरा तो मकसद है कि मैं इन 5 सालों में पूरा कर दूं उनको। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दूसरे दिन जनसंपर्क अभियान के दौरान गांवों का दौरा किया। बता दें कि जेपी दलाल ने गांव मतानी, मोरका, खुद्र, पातवान और सुधिवास अन्य गांवों का दौरा किया, जहां जेपी दलाल जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की ओर से रखे गए
सड़क, पेयजल और गली चौपाल के निर्माण कार्यों की मांग को मौके पर ही मंजूरी प्रदान की जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने कृषि मंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने गरीब परिवारों को और गौशालाओं में लाखों रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू की रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में सिंचाई के पानी को आने वाले समय और अधिक बढ़ाया जाएगा। लोहारू का दक्षिण का क्षेत्र है, राजस्थान से लगता हुआ रेतीला इलाका है और यहाँ पर जो है पानी की कमी थी। सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं लेकर के, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लेकर के हम किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ बागवानी के हम विश्वविद्यालय का सेंटर खोल रहे हैं। इजराइल की विधि से हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर खोल रहे हैं। किसानों को सिखा करके इस क्षेत्र को बागवानी से, सब्जियों से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से उन्नत किसान यहाँ से हम तैयार करना चाहते हैं। और उत्तर सरकार ने 85% सब्सिडी सिंचाई के लिए दे रखी है। गांव खेतों में टैंक बनाते हैं, उसके लिए पैसे सरकार देती है। नहरों से खेत टैंक में पैसा ले जाना है, उसके लिए सरकार देगी। वहीं गुरनाम चडूनी से अलग होकर बने भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह ने आज अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर सवाल खड़े किए और कहा कि यूपी के किसान चुनावों में बीजेपी को इसका सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बारिश से हुई फसल खराबी पर सरकार जल्द नहीं जागी तो जल्द ही नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि यूनियन की मीटिंग में सभी जिलों के नेताओं से गुरनाम चडूनी को चुनाव लड़ने से मना किया गया था, लेकिन वो नहीं माने, जिसके कारण हमें अलग रास्ता अपनाना पड़ा। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया भी था, 31 तारीख को भी दिया था, उससे पहले भी मिले थे और आगे भी मिलेंगे। अगर वो कदम नहीं उठाते तो फिर जैसे ओलावृष्टि का आंदोलन हमने लड़ा था, आपको याद होगा 2018-19 के अंदर, तो वैसे हम फिर शांति प्रिय तरीके से डीसी दफ्तर के बाहर बैठेंगे। जैसे भी ड्यूटी वगैरह ये अपने समय सर काम नहीं करेंगे तो फिर जैसा भी तरीका होगा, पहले जो पूरी टीम जैसे ड्यूटी लगाएगी, जैसे भी इनका काम करने का हमारा तरीका होगा वो बता दिया जाएगा। एसके में दावेदारी पेश करेंगे अपनी? बिल्कुल दावेदारी वहाँ पेश भी करेंगे और उनसे हमें आमंत्रित भी है भी हाँ अपना नाम दीजिए। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पलवल से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए तो वहीं युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं फुलवाड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी पलवल से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।